पहले आप लोगों ने पढ़ा है कि विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र कैसे ज्ञात किया जाता है। उसका फार्मूला होता है E=1/4πε0 इंटू 2p/r³ ज्ञात हुआ था। तो अब हमारा टॉपिक क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र कैसे ज्ञात होता है। हम क्या करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं, उसके अक्ष पे नहीं, अक्ष से हट करके यहाँ पर कहीं एक बिंदु मान लेते हैं जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है। तो हम यहाँ पर बिंदु P मान लेते हैं जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। P को इससे मिला दिए और इससे मिला देते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र होगा वो इस तरफ होगा, माइनस Q के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इस तरफ की ओर होगा, और परिणामी विद्युत क्षेत्र इस तरफ की ओर होगा। ठीक, देखिए हमारा द्विध्रुव है जिसमें ये माइनस Q आवेश और इस बिंदु को हम A बिंदु लिखते हैं। यहाँ पर है प्लस Q आवेश, इस बिंदु को हम B बिंदु लिखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक बिंदु है P जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है। अब ये माइनस Q है, इसका वैद्युत क्षेत्र इसी की ओर होगा, माइनस Q का वैद्युत क्षेत्र इसी की ओर होगा, और प्लस Q का वैद्युत क्षेत्र उधर की ओर होगा, दूसरी दिशा में, ठीक है। अब इन दोनों का दिशा जब अलग अलग है तो फिर वैद्युत क्षेत्र एग्जैक्ट कहाँ होगा, उसके लिए एक परिणामी घटक ज्ञात किया जाता है ना। सबसे पहले हम फिगर में क्या ज्ञात करेंगे, माना फिगर बना लेंगे और फिर क्या लिखेंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB दिया गया है जिसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर इस प्रकार से ना, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है। कौन सा बिंदु है, P, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। अब यहां से यहां तक की लंबाई 2L होती है, इसको L मानते हैं, इसको L मानते हैं। देखिए ट्राइंगल है और जब ये बीच से एक रेखा खींची गई है तो ये परपेंडिकुलर यानी लंब होगा, लंब होगा तो ये बन गया हमारा लंब और ये हो गया आधार, बचा कर्ण। अब कर्ण को ज्ञात करेंगे, सबसे पहले फिगर बना करके क्या लिखेंगे, दिया है फिगर में क्या दिया गया रहेगा कि OA और OB दोनों आपस में बराबर होते हैं और इनकी लंबाई L होती है। OP की लंबाई कितना होता है, R होता है, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद AP और BP, तब AP और BP इन दोनों की लंबाई, लंब और आधार, कर्ण का मान ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं, कर्ण बराबर करणी में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है। R² प्लस L² हो जाएगा। इसी को लिख सकते हैं R² प्लस L² के पावर 1/2 या 1/2, इतना हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। और फिर इसके बाद ये तो हमारा ज्ञात हो गया। अब हम ज्ञात करते हैं क्या, पहले दोनों आवेशों के द्वारा लगने वाला विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, E1 बराबर कितना हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला आप लोगों को पता है, 1/4πε0 इंटू Q/R², यही होता है ना, R² होता है। लेकिन जब हम BP, क्योंकि इस प्लस Q आवेश से यहाँ पर जब हम विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं तो इसके बीच की दूरी यानी BP की लंबाई कितना होता है, R² प्लस L² की घात 1/2, यही होता है ना, की घात 1/2। लेकिन फार्मूला क्या था, E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/R का मान 1/2 और स्क्वायर रहेगा तो गुणे 2, स्क्वायर रहेगा तो घात में 2 से गुणा कर देंगे। अब कितना हो जाएगा, E1 बराबर 1/4πε0 इंटू Q/2 से 2 कट गया, बचा क्या, R² प्लस L², इतना ही सिर्फ बचेगा। अब इसके बाद माइनस Q आवेश के कारण, ठीक है ना, माइनस Q आवेश के कारण
बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, ये भी लिख लीजिएगा आप, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र। अब क्या होगा, E2 बराबर 1/4πε0 इंटू -q/r² प्लस L² के घाते 1/2 गुणे, इसके घात 2 होता है ना, तो 2 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें भी वही फॉर्मूला सेम दूरी और इसमें भी वही सेम दूरी। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जितनी लंबाई इसकी होगी वही लंबाई इसकी भी होगी। जब ये दोनों, देखिए ये भी आर है, ये भी एल है, ये भी आर है, ये भी एल है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। जब ये दोनों आपस में बराबर है तो एक का मान हमने ज्ञात किया तो वही सेम सम दूसरा भी होगा, यहाँ पर हमने लिखा भी है, ठीक है ना। इससे हो गया। अब क्या लिख सकते हैं, E2 बराबर 1/4πε0 इंटू -q/r² प्लस L²। एक और ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये माइनस में है और ये प्लस में है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों की दिशा अलग अलग है, दोनों की परिमाण समान है। दोनों की परिमाण कैसे हैं? समान है, ठीक है ना। दोनों के परिमाण समान है और दोनों का हम परिणामी घटक ज्ञात करेंगे। तो अब देखिए क्या होता है, अगर हम ऐसे इसको ट्राइंगल बना लें यहाँ पे भी, और यहाँ पर थीटा कोण बन जाए, कितना कोण बन जाए? थीटा। तो फिर इस ट्राइंगल में ये हमारा लंब होगा और ये हमारा आधार होगा, ठीक है ना। ये हमारा लंब होगा और ये हमारा आधार होगा। लंब से हमसे कोई मतलब नहीं है, आधार जो होगा वही हमारा घटक होगा ई, जो आधार होगा वही हमारा घटक होगा ई। और फिर कर्ण दिया गया है E1, तो फिर क्या हो जाएगा, थीटा है, चूँकि कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण E1, ये होगा ना। यानी E बराबर क्या हो जाएगा, E1 कॉस थीटा, ठीक है। अब ये पहला घटक है। अब E2 कॉस थीटा, फिर इसी प्रकार से कॉस थीटा बराबर E बटे E2, यानी पुनः E बराबर E2 कॉस थीटा। हो गया ना, दोनों घटक हो गया। परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना होगा, दोनों घटक अलग अलग हो गया। E बराबर E1 कॉस थीटा, E बराबर E2 कॉस थीटा। इसके बाद आप यहाँ पर इतना इसको समझा करके लिख दीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद हम बताते हैं परिणामी विद्युत क्षेत्र। देखिए, एक E1 घटक है, एक E2 घटक है, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, लेकिन इन दोनों के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इसके मध्य से गुजरेगा, परिणाम से गुजरेगा। इसका परिणाम कैसे ज्ञात होगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, त्रिभुज का नियम लगाते हैं और हमें दो घटक E1 cos थीटा और E2 cos थीटा प्राप्त होते हैं ना, ठीक है। तो हम इनका परिमाण सिर्फ रखेंगे, डायरेक्शन नहीं, केवल और केवल परिमाण रखेंगे, क्योंकि हमने घटक ज्ञात कर लिया है, ठीक है। घटक हमने ज्ञात कर लिया है। अब यहाँ से ये जब थीटा है तो कॉमन सी बात है, ये भी थीटा ही होगा, तभी नहीं ये थीटा है। तो यहाँ थीटा रहेगा तभी नहीं थीटा बनेगा, ठीक है। तो कॉस थीटा दोनों में दिया गया, हम कॉस थीटा का मान ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। आधार है हमारा L और कर्ण कितना है, BP कर्णी में R² प्लस L², ठीक है ना। ये क्या दिया गया है, कर्ण दिया गया है। अब इतना तो हमें मालूम हो गया। अब हम करते हैं सॉल्यूशन, यानी आगे का डेरिवेशन करते हैं। परिणामी विद्युत क्षेत्र हो जाएगा E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, या फिर हो जाएगा E1 E2 का हमें वैल्यू रखना है, तो cos थीटा दोनों में है, कॉमन सी बात है, हम कॉमन कर लेंगे विदाउट एनी कंफ्यूजन, ठीक है ना। E का मान हम ज्ञात कर रहे हैं। अब जब इनका वैल्यू हम रखेंगे तो देखने में आता है दोनों में 1/4πε0 कॉमन रहता है, दोनों में 1/4πε0 कॉमन रहता है। इसमें भी वही सेम रहेगा, Q/r² प्लस L², और इसमें भी प्लस ही रखेंगे क्योंकि हम परिमाण सिर्फ रख रहे हैं। अगर हम दिशा के साथ रखते तो माइनस और प्लस लगाना होता, Q/r² प्लस L² हो जाएगा। और फिर इसके बाद E बराबर 1/4πε0, एक सेम है, एक 2 हो जाएगा, 2Q बटे R² प्लस L²। कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, L बटे कर्णी में R² प्लस L², ठीक।
या अब यहाँ देखिए 2QL है ना, क्योंकि P बराबर 2QL, ये हमने बताया था ना वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P होता है, इसका मान 2QL होता है। तब E बराबर इसको हटा करके हम P रख देंगे बटे पहले 1/4πε0 लिख लेते हैं, इंटू इसको हटा करके P लिख देंगे और बटे में r² प्लस l² है, r² प्लस l² और फिर कड़ी में r² प्लस l²। तो जो द्विध्रुव बना है, द्विध्रुव में मान लेते हैं ये दोनों आवेश बहुत करीब है, यानी हमने पहले बताया था अब दो आवेशों का ऐसा समूह जिसमें दोनों आवेशों का परिमाण समान और दिशा विपरीत होता है और वे एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर रखे गए होते हैं। तो कम दूरी का मान ले रहे हैं कि एकदम कम दूरी है, तो दूरी बहुत कम हुआ, क्या करेंगे, माना दूरी बहुत कम हुआ तो यल, ये जो दूरी है यल, इस बिंदु दूरी r के हिसाब से कंपेयर में कैसा होगा, बहुत ही छोटा होगा, बहुत ही छोटा होगा, तो यल को हम छोड़ देंगे। तब E बराबर 1/4πε0 इंटू P बटे ये L0 तो केवल r² बचेगा, ठीक। अब ये भी L0 तो केवल r² बचेगा। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, 1/4πε0 इंटू P अपॉन इसका वर्गमूल r होगा और r² है, r² में r का मल्टीप्लाई होगा तो r क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इतना हमें ज्ञात हुआ, यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र इस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। आप वीडियो को पॉज करके आप प्रीवियस करके जरूर नोट करें। तो देखिए अब जो अगला हेडिंग है वो ये है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण क्या होता है। जैसे कि हम कोई एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र मान लेते हैं, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। ठीक, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है जिसका डायरेक्शन इस तरफ है ना, ठीक। एक समान विद्युत क्षेत्र है, इसमें एक बल आघूर्ण इस प्रकार से रखा गया है, सॉरी वैद्युत द्विध्रुव इस प्रकार से रखा गया है। यहाँ पर एक आवेश हो गया, एक आवेश यहाँ पर हो गया, ये हो जाएगा हमारा प्लस क्यू आवेश बी बिंदु पर, इसको हम मान ले रहे हैं कि माइनस क्यू आवेश है ए बिंदु पर, ठीक है। इनके बीच की दूरी 2a है, हमने आपको पहले ही बताया है 2l, ठीक है ना, इनके बीच की दूरी 2l है। अब ये जो द्विध्रुव रखा गया है ये इस एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ थीटा कोण बनाया हुआ है। कितना कोण बनाया हुआ है, थीटा कोण। अब एक लंबवत घटक मान लेते हैं, ये जो देखिए ये लंबवत घटक हम मान ले रहे हैं ना। अब कोई भी इसको पॉइंट का नाम दे सकते हैं, जैसे हम दे रहे हैं क्यू है, ठीक है, कोई भी मान ले रहे हैं। जब यहाँ पर थीटा कोण बना तो यहाँ पर भी कितना कोण बनना चाहिए, थीटा ही बनना चाहिए, ठीक है ना। यानी अब इससे ये ज्ञात हुआ कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखा गया है जो कि क्षेत्र की दिशा के साथ थीटा कोण बनाया हुआ है, ठीक। अब क्या होता है कि F बराबर क्यू ई भी आप लोगों को बताए थे। तो जो प्लस क्यू वाला आवेश है, प्लस क्यू आवेश पर एक बल प्लस क्यू ई इस तरफ कार्य करेगा, ठीक है ना, इस तरफ कार्य करेगा, क्योंकि प्लस क्यू से यानी धनावेश से ही वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हुई प्रतीत होती हैं। और माइनस वाले पे जो बल लगेगा वो कैसा होगा, इस तरफ होगा, ठीक है ना, इस तरफ होगा। यानी माइनस क्यू आवेश पर भी एक बल कार्य करता है जो कि माइनस क्यू ई होता है। तो इससे हमें ये आभास हुआ कि इनका परिमाण तो एक समान है, केवल दिशा ही अलग अलग विपरीत है, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या हुआ कि एक बल उस तरफ लगा है, एक बल इस तरफ लगा, दोनों बराबर बल है तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। क्यों निरस्त कर देंगे, क्योंकि इनका परिणामी बल जो होगा F1 प्लस F2 प्लस क्यू ई माइनस क्यू ई 0 हो जाएगा,
जीरो हुआ ना, तो कोई भी अन्य बल इस पर एक्टिव नहीं है, कोई भी बल इस पर कार्य नहीं कर रहा है, ठीक है ना। इसके बाद अब इसमें कुछ न कुछ तो ऐसा जरूर है, कुछ न कुछ तो ऐसा जरूर है जो इस द्विध्रुव पर कार्य करता है और द्विध्रुव क्या करता है, मूव करने के लिए एक्टिव हो जाता है। ऐसा कोई न कोई फोर्स जरूर है जिस पर वर्क करता है, जिससे ये मूव करने के लिए एक्टिव हो जाता है। वही क्या है, टॉर्क्यू है, बल आघूर्ण, ठीक है ना, बल आघूर्ण है, ठीक। तो इसी के लिए हमने क्या बताया आपको कि एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। अब क्या करते हैं, इतना फिगर बना लेंगे, फिर लिखेंगे माना कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी किसी एक समान विद्युत क्षेत्र ई में क्षेत्र की दिशा के साथ थीटा कोण बनाए हुए रखा गया है, जिसमें उसके प्लस क्यू आवेश पर एक बल F बराबर प्लस क्यू ई तथा माइनस क्यू आवेश पर दूसरा बल F बराबर माइनस क्यू ई कार्य करता है, ठीक। इतना नोट करेंगे। इसके बाद क्या नोट करेंगे, यह बल दोनों का परिमाण एक समान होता है और इनकी दिशा विपरीत होती है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L होता है, ठीक है। हम इसको Q न मान करके बिंदु C मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। जी हाँ, हम इसे बिंदु C मान लेंगे, ठीक है। अब ये बल की क्रिया रेखा हो गई, अब ये लंबवत दूरी हमें ज्ञात करना होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इतना लिखेंगे कि दो बल जिसका परिमाण समान और दिशा विपरीत होती है, इतना लिख लेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, परिमाण समान दिशा विपरीत होने के कारण दोनों बल एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं और इस द्विध्रुव पर किसी भी अन्य बल का आभास नहीं होता है। फिर भी इस पर एक बल ऐसा कार्य करता है जिससे यह द्विध्रुव घूमने के लिए सक्रिय हो जाता है। वही कार्य करने वाला बल आघूर्ण कहलाता है, ठीक है ना। वही कार्य करने वाला बल आघूर्ण कहलाता है। यह बल आघूर्ण किसी एक आवेश पर लगने वाले बल और उस बल की क्रिया रेखा के लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। यह बल आघूर्ण किसी एक आवेश पर लगने वाले बल और बल की क्रिया रेखा के लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है ना। इसके बाद हम क्या लिखते हैं, दिया है, ठीक है ना, ए बी यानी दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2L है, ठीक है। फिर इसके बाद BC की लंबाई नहीं पता है ना, जबकि लंबवत दूरी तो हमारा यही है ना। लंबवत दूरी क्या है, लंबवत दूरी बराबर BC बराबर कितना हो जाएगा, हमें अभी ज्ञात नहीं है। लेकिन देखो साइन थीटा बराबर लंब हमारा क्या हो जाएगा, BC बटे कर्ण कितना हो जाएगा, AB होगा ना। क्यों AB लिखे हैं, हम इससे भी तो ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इसका हमें कोई भी यानी इस अवयव का मान हमें ज्ञात नहीं है, इसलिए हम कर्ण को रखते हैं, आधार को नहीं, ठीक है। BC बटे AB हो जाएगा, BC का मान हमें ज्ञात करना है। BC बराबर कितना हो जाएगा, AB साइन थीटा, ठीक। यानी BC बराबर AB का मान कितना हो जाएगा, 2L साइन थीटा। इससे क्या ज्ञात हुआ, लंबवत दूरी हमारा कितना है, 2L साइन थीटा, ठीक। अब फिर उसके बाद अतः परिभाषा अनुसार कितना लिखेंगे, बल आघूर्ण टाउ बराबर कितना हो जाएगा, बल आघूर्ण टाउ बराबर एक आवेश पर बल F का मान कितना रखेंगे, QE, ठीक है ना, गुणे एक आवेश पर बल गुणे
क्रिया रेखा यानी बल की क्रिया रेखा है, बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी कितना हो जाएगा? लंबवत दूरी को कितना हमने ज्ञात किया है? 2l sin थीटा। ठीक है, अब इसी को हम रखते हैं, या टाउ बराबर क्यू ई गुणे 2l sin थीटा। ठीक है, टाउ बराबर कितना हो जाएगा? ई, या फिर ऐसे करते हैं 2l क्यू को एक साथ रख लेते हैं, 2ql हो जाएगा, फिर ई हो जाएगा, फिर साइन थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? फिर इसके बाद टाउ बराबर 2ql का मान p होता है, ई साइन थीटा। अब ये जो चेंजिंग हुआ इसके लिए क्या लिखेंगे? क्योंकि इस चेंजिंग के लिए हम यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि p बराबर 2ql, इतना तो हमने बताया था ना, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, यानी टाउ बराबर p साइन थीटा हो गया। यही हमारा क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। सदिश रूप में लिख लो, सदिश रूप में, तो सदिश रूप में लिखेंगे तो टाउ वेक्टर बराबर वेक्टर p इंटू वेक्टर e। ठीक, यहाँ पर इंटू रहेगा या फिर क्रॉस रहेगा, ये आप लोग स्वयं से बताइएगा, क्योंकि जब भी कॉस थीटा या साइन थीटा आता है तो उसको सदिश गुणन और अदिश गुणन के रूप में हम ज्ञात करते हैं, और आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले। जब सदिश गुणन रहता है तब क्या रहता है, और अदिश गुणन रहता है तब क्या रहता है। यहाँ पर डॉट रहेगा या क्रॉस, यहाँ पर जरूर इसको ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्रॉस रहेगा, सदिश गुणन। ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए। तो आज जो टॉपिक पढ़ाया गया आप उसको पूरा पढ़िए, और फिर उसके बाद उससे पूरी अच्छे तरीके से पूरा प्रिपेयर करिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने नोट्स बना करके अभी तक जितना मैंने पढ़ाया पूरा कर लिए होंगे। अगर नहीं भी किए हो तो ज़रूर करिए। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करिए। धन्यवाद।